हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सभी ने इन्फॉर्मेशन सुन ली है कि अभी यूपी टीडीटी पीडीटी की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और साथ साथ इलेक्शन भी है, तो उसमें लेट करने में कोई फायदा नहीं है। तो आज से हमने एक फ्री क्लास, जितने भी जब तक भी एग्जाम होगा तब तक हम फिजिक्स मतलब साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्लास लगातार लेके चलेंगे। इसमें क्या सिलेबस पैटर्न होगा, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो आज की हमारी क्लास होगी यूनिट एंड डायमेंशन के लिए, जो कि चैप्टर 1 है, क्लास 11th का। 11th मतलब जो कॉम्पिटेटिव बेस में पहले से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद जैसे क्लास होगी उसके बाद हम फिर सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो सीक्वेंस में आपको डे बाय डे सारी चीजें मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जुड़े रहेंगे और कंटिन्यूटी से हमारी क्लासेस लेंगे। इसके लिए आप न्यूटन सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी क्या है ना, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है डायमेंशन निकालने के लिए। डायमेंशन पूछ लेगा या फिर रिलीवेंट टर्म पूछ लेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको बेसिक्स पढ़ लेने हैं पहले। जैसे कि हमारी जो मेरी इससे पहली वीडियो है, जो थ्योरी वाली वीडियो है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे थ्योरी वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको डायमेंशन निकालना बताया है, और दूसरा कि क्या क्या फॉर्मूले जरूरी हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्या फॉर्मूले उससे इक्वल हो सकते हैं। जो एक जैसे फॉर्मूले होते हैं ना, वो सब भी आपको याद रखनी पड़ेगी इन क्वेश्चन को करने के लिए। साथ साथ वैसे मैं रिवाइज करते चलूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अलग से जाके वीडियो देखो, आपका टाइम वेस्ट हो। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वैसे भी आप इतने लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। वैसे जीरो से लेके चलूंगा, बिल्कुल जीरो से, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो हम छोड़ दें। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, गिवन द इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम। तो ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना, वो इसके इक्वल है, इस पूरी इक्वेशन के, अल्फा बीटा माइनस गामा बाय टाइम इनटू वेलोसिटी, इसके इक्वल है। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा की डायमेंशन। जब हम क्वेश्चन को करने बैठते हैं तो हमारा कुछ टाइम वहां पे खर्च हो जाता है क्वेश्चन को समझने के लिए। और फिर दूसरी बात है कि हम एक नॉर्मल लेंथी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, उससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो जितना पॉसिबल हो सके आप लोग ट्रिक यूज कीजिए, जितना पॉसिबल हो सके शॉर्ट में निपटाने के लिए। मान लो 120 क्वेश्चन आपके पास है, जैसे 120 क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो जिसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन भी होंगे, थ्योरी बेस होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिजिक्स में आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो कोशिश करना कि आप उन्हें ट्रिक से करें। जैसे कि मैं आपको बता के चलूंगा, दो तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो अभी देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम इंटू वेलोसिटी। और हमसे पूछा है अल्फा बीटा और गामा की वेलोसिटी पूछी, सॉरी अल्फा बीटा और गामा की डायमेंशन पूछी। कैसे निकालेंगे देखो, अभी एंगुलर मोमेंटम हमें दे रखा है, इसको एल से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो गया, एल। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे तो आप रेडियस बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर रेडियस हम इसको बोल सकते हैं mvr, एल इज इक्वल टू mvr। ओके, तो ये जो पूरी डायमेंशन है, ये पूरी डायमेंशन जो है वो mvr के इक्वल है। इससे ही तो पता चल रहा है ये पूरी डायमेंशन किसके इक्वल है, mvr के। चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पूरी डायमेंशन इक्वल हो जाएगी mvr की। तो mvr, इसमें से अगर मैं वेलोसिटी यही कट कर दूं, अभी मैं आपको बस तरीके से समझा रहा हूं कि धीरे धीरे आप इसे बहुत तेजी से कर सकते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे, तो हम सोल्व कर लेंगे। डायरेक्ट डायमेंशन लगाने, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेलोसिटी से वेलोसिटी कट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा m इंटू आर इज इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस गामा बाय टाइम, गामा माइनस टाइम। अब होता क्या है, एक चीज है मैं आपको सिखा दूं पहले। देखो, डायमेंशन का एक रूल होता है, डायमेंशन डायमेंशन एनालिसिस का क्या होगा, एक रूल होगा। वो रूल क्या कहता है, अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो आप एप्पल को एप्पल में ही प्लस कर सकते हैं। डायमेंशन का रूल ये कहता है कि सेम तरह की डायमेंशन में ही प्लस होगी, या उसी से आप माइनस कर सकते हैं, एप्पल में से एप्पल ही आप माइनस कर सकते हैं। क्लियर, ऐसा नहीं है कि आप एप्पल में बनाना प्लस कर दो, एप्पल में बनाना प्लस आप नहीं कर सकते। मतलब सेम तरह की जो डायमेंशन होगी, जो सेम डायमेंशन है, वो सेम तरह की डायमेंशन में ही प्लस होती है। रूल आपको याद रखना। डिवाइड मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई आप कहीं पे भी कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई किसी से भी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बाई गामा, कहीं से भी डिवाइड मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। क्लियर, ओके, बस समझ में आ गई क्या करना है।
सेम तरह की डायमेंशन है वो, सेम तरह की डायमेंशन से क्या होगी, ऐड, और सेम तरह की डायमेंशन सेम तरह की डायमेंशन से प्लस होती है, तो रूल कहता है। अब इस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इससे क्या पता चला, इससे पता चल रहा है कि जो अल्फा इंटू बीटा की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन है, गामा अपॉन टाइम की, सही है ना। तो अल्फा इंटू बीटा की डायमेंशन है वो किसकी, गामा अपॉन टाइम की है। और ऐसा कह सकते हैं, देखो गामा अपॉन टाइम अब किसके इक्वल है, मास इंटू रेडियस के, क्लियर हुआ। तो मास इंटू रेडियस किसके इक्वल है, गामा अपॉन टाइम के। तो कह सकते हैं मास इंटू रेडियस इज इक्वल टू गामा अपॉन में टाइम, टाइम को यहां लेके जाएंगे तो गामा की डायमेंशन हो जाएगी m1l1t1, क्लियर, क्या हो जाएगी, m1l1 t1, ओके। दूसरी बात, अगर ये भी हमें ये कर लिया, हमने देखा कि भाई m1l1 t1 तो यहां भी आ रही है, m1l1 तो t1 यहां पे भी आ रही है, तो इसमें दो ऑप्शन हो गए। अब हमें चेक करना है कि अल्फा इंटू बीटा क्या रही होगी, ठीक है, और अल्फा बीटा किसके इक्वल आ रहा है, मास इंटू रेडियस के, तो अल्फा क्या रहा होगा, मास, और बीटा क्या रहा होगा, रेडियस मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब एल होता है, आर का मतलब क्या हो जाएगा, एल, और भाई मास का मतलब तो एम ही है। तो यहां से पता चलता है कि अल्फा की जो डायमेंशन है वो एम के इक्वल है, चेक करेंगे अल्फा की डायमेंशन किसके इक्वल, एम के इक्वल, और बीटा की डायमेंशन आर बोले तो एल के इक्वल, और गामा कितना है m1l1, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समझे कैसे करना है, क्लियर। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, बस मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताया। इसमें सबकी डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको 2 घंटे मिलेंगे और 120 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो आपको तरीके निकालने हैं कि एलिमिनेशन मेथड लगा दें, या फिर ये कि कुछ तरीका हो कि आसानों से कर ले। पूरे फॉर्मूले याद करना, फिर उन डायमेंशन को रखना, सोल्व करना बहुत लेंथी हो जाता है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरीके से चीज को लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। अब ये तो आपको ध्यान रखना है, जितनी भी हीट होगी ना, जितनी भी हीट रहेंगी, वो सारी की सारी हीट जूल के इक्वल होती है, किसके इक्वल, जूल के इक्वल। तो सभी हीट की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, हीट के इक्वल, हीट, है ना। जितनी भी डायमेंशन है जूल की वो सब किसके इक्वल है, हीट, या हीट की किसके इक्वल है, जूल की। अब इनका क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है वो देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशन वर्क, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, क्लियर है। एनर्जी कोई सी भी एनर्जी हो आपकी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सभी की डायमेंशन क्या है ना, सेम होती है। इन सभी की डायमेंशन क्या होगी, सेम। ध्यान रखना, किसी भी तरह की एनर्जी हो वो सबकी सब क्या रहेगी, बिल्कुल सेम। जैसे कि वर्क का हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की डायमेंशन आपको रट लेनी है m1l1t माइनस 2, और लेंथ बोले तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो ये L1, तो ये यहां जुड़ेगा, सेम तरह की डायमेंशन सेम तरह में ऐड होगी। तो W इज इक्वल टू m1l2t माइनस 2, ये आपकी वर्क की हो जाती है, वर्क मतलब एनर्जी की डायमेंशन होगी। लेकिन वो कह रहा है लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट ना ये होता है एनर्जी अपोन में मास, एनर्जी अपोन में मास, ध्यान रखना, हीट अपोन में मास या एनर्जी अपोन में मास। लेटेंट हीट बेसिकली होता है कि आप कोई सब्सटेंस लो, उस सब्सटेंस को गर्म करो, और वो सब्सटेंस गर्म होके अपनी स्टेट को चेंज कर दे। तो किसी सब्सटेंस को कितनी हीट दी जाए कि वो किस हीट पे अपनी स्टेट को चेंज करेगा। अगर वो सॉलिड है तो क्या बनेगा, वो लिक्विड बनेगा, ठीक है, और लिक्विड है तो क्या बनेगा, वो गैस बनेगा। तो इस तरीके से कोई भी अगर हम सब्सटेंस ले रहे हैं, उसे हम हीट दे तो कितनी हीट दे कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। अब डिपेंड करेगा ना कि उसका मास कितना है कि नहीं है। तो एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट मास बोलते हैं, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम पर यूनिट मास, इसका मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट। अब डायमेंशन निकालनी है सर, बिल्कुल। तो डायमेंशन में क्या करेंगे, एनर्जी को मास से डिवाइड करना है, सिर्फ एनर्जी को मास से। अब ये देख लो कि किसमें मास नहीं है, क्योंकि एनर्जी बराबर तो m1 होता है, सिर्फ m कितना होगा 1। अगर मास से मास ही कट जाएगा तो लेटेंट हीट निकालने के लिए क्या रखेंगे, L इज इक्वल टू m1l2t माइनस 2 अपॉन में m, मास से मास खत्म, L इज इक्वल टू L2t माइनस 2, क्लियर। लेकिन m कितना रहा, 0,
अब कौन से ऑप्शन में हम जीरो दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट में, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, सही रहेगा। बहुत आसान है करना, बस ये है कि आपको थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए। उसके लिए पूरी थ्योरी की एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस में पूरी 11th 12th 9th 10th बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न से सारा करा के चलूंगा, बस ये कि आप जुड़े रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल डायमेंशन इंस्टेड ऑफ मास। देखो मास की जगह क्या रखना है आपको, एफ। मास की जगह क्या रखना है, एफ। लेंथ की जगह क्या रखना है, लेंथ की जगह रखना है आपको वेलोसिटी। और टाइम की जगह आपको क्या लेना है, टाइम तो टाइम ही रहेगा। और हमें मोमेंटम की डायमेंशन निकालनी है, किसकी, मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन बतानी है, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन बतानी है। चलो बताओ क्या आंसर रहेगा इसका, पी। तो कैसे निकाला, देखो सिंपल है। लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले को हम लोग सोल्व करेंगे, इसको लीनियर मोमेंटम का एक तरीका और है। अगर इसे पूरा सोल्व नहीं करना है तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं, इनमें से कोई एक टर्म को उठा लेते हैं। देखो जैसे मान लो मैं अगर बी को लूं, बी, ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, फोर्स इनटू टाइम। ओके, मैं फोर्स इनटू टाइम को सोल्व कर लेता हूं, क्लियर है। अगर फोर्स इनटू टाइम को सोल्व करूंगा और हमारी डायमेंशन मोमेंटम के इक्वल आ जाए, पर पहले मोमेंटम की डायमेंशन पता होनी चाहिए, वो इजी है। मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, ये है लीनियर मोमेंटम, सिर्फ मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो कर सकते हैं P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं यहां इसे टाइम से डिवाइड करूं और यहां टाइम से मल्टीप्लाई करूं, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो बनेगा हमारे पास P इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, इसका फॉर्मूला है फोर्स का। तो P इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो देखो मोमेंटम फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है, इसमें आपको कोई सॉल्यूशन ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। अब डायरेक्ट समझ सकते हैं कि भाई फोर्स इंटू टाइम क्या होगा, ये मोमेंटम ही तो है, ये क्या है, मोमेंटम। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, ठीक है ना, इजी। ऐसे आसानी से कर लेना, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या होगा, फोर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इनमें से ही इस पैटर्न या इनमें से सेम आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बस सीरीज को लगातार इस तरह ज्वाइन कर रही है और प्रैक्टिस करते रहिए डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लांक्स कांस्टेंट एज द डायमेंशन। प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन बता दी। अब आपको पहले सोचना है, सबसे पहले आपको सोचना है कि प्लांक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा। प्लांक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एनर्जी के रिलेशन में हम निकाल सकते हैं। इसमें एनर्जी होता है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये फ्रीक्वेंसी आपकी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, फ्रीक्वेंसी। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, हमें H की डायमेंशन निकालनी है और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें E इज इक्वल टू एच इंटू 1 अपॉन टाइम, तो टाइम की मल्टीप्लाई कहां करेंगे, एनर्जी में। तो सिंपल है, एनर्जी इंटू टाइम आ गया, एनर्जी इंटू टाइम इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। अब चेक करेंगे एनर्जी इंटू टाइम क्या बन सकता है, एनर्जी इंटू टाइम। एनर्जी तो रहेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फ्रीक्वेंसी भी नहीं रहेगी, गायब हो गया। अब इन दोनों में से एक हो सकता है, चलो चेक। एनर्जी होता है m1 L1 T-2, सॉरी m1 L2 T-2 और इंटू में एक और टाइम इज इक्वल टू h। तो ये हो गया m1L2 T-1, क्लियर। अब ये किसके डायमेंशन निकलेगी, ये डायमेंशन प्लांक्स कांस्टेंट की होगी, लेकिन ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल होगी, एंगुलर मोमेंटम की। किसके इक्वल, एंगुलर मोमेंटम, यही होता है एंगुलर मोमेंटम, mvr इज इक्वल टू l। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, तो m1L2 T-1 किसके लिए हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम की भी होती है, एंगुलर मोमेंटम। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं आपको चीज बताऊं कि क्या क्या किसके बराबर हो सकता है, इसको थोड़ा सीख लेते हैं पहले। जैसे कि जिसके आगे भी ग्रेडियंट लग जाए, ध्यान देना, जिसके आगे क्या लग जाए, ग्रेडियंट। ओके, क्या लिखा है, ग्रेडियंट। वो हमेशा लेंथ से डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होगा, लेंथ से। जैसे कि मान लो लिखा है हमारे पास
टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या लिखा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर को सिर्फ किससे डिवाइड करना है, लेंथ से डिवाइड करना है। क्लियर, कि लेंथ का मतलब भी क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम लिखेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेम्परेचर अपॉन लेंथ। ऐसे अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट हो तो क्या हो, बोलो, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ग्रेडियंट तो क्या बनेगा, बिल्कुल वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर, ओके। अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर ग्रेडियंट, क्या पूछे, प्रेशर ग्रेडियंट तो क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी अपॉन लेंथ होना है, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, सिर्फ लेंथ से डिवाइड करना, ध्यान देना, गलती नहीं, बिल्कुल ध्यान देना है, हमें लेंथ से डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। अगर हो हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट तो क्या बनेगा, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, और अगर लिखा हो हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट तो क्या बनेगा, प्रेशर अपॉन लेंथ। इस तरह किसी भी चीज का ग्रेडियंट है, ध्यान देना, आसान तरीका है बहुत ज्यादा समझने के लिए, किसी भी चीज का अगर ग्रेडियंट है तो वो बस आप क्या करेंगे, लेंथ से उसको डिवाइड कर लेंगे, किससे डिवाइड करना है, लेंथ से। दूसरी बात, अगर एनर्जी कहीं पे आ रहा है तो सभी एनर्जी की डायमेंशन कैसे रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर, चलो अब स्टार्ट करते हैं, फिर ये क्वेश्चन तो डन हो गया, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेम, अच्छा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ओके, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर से, कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये काफी बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ये ज्यादातर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, टीजीटी पीजीटी और जीआईसी या लेक्चर वगैरह में, ऐसे ये क्वेश्चन मतलब इस तरह का आता है वेलोसिटी से रिलेटेड। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपी पीजीटी में आया 2016 में, ये टीजीटी में आया फिर 2016 में, ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है प्री के अंदर 2003 में, मतलब इस तरह क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो जहां पे भी कभी ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर ये मान लो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, कहीं पे भी अगर परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का रिलेशन एक साथ दे रखा हो तो मानना ये स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर, कहीं पे परमिएबिलिटी, इसे परमिएबिलिटी बोलते हैं और ये परमिटिविटी होता है, ठीक, इन दोनों का रिलेशन कहीं पे दे रखा है तो स्पीड ऑफ लाइट की बात करेगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, ये काफी जगह काम आएगा, रूट की टर्म में भी इसको दिखा सकते हैं, रूट में ये ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखा हुआ सकता है। क्लियर, चलो जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और इसने हमसे 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछा है, तो c का स्क्वायर है, यहाँ पे c का क्या है, स्क्वायर, और c का स्क्वायर मतलब वेलोसिटी, c इज इक्वल टू वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो t-1 का स्क्वायर। क्लियर, और क्या बनेगा, c इज इक्वल टू L2 t-2, ये आपका ऑप्शन होगा, कहां लिखा है, बी ऑप्शन है, क्या होगा, बी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7, ओके, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा से डिनोट करते हैं, विस्कोसिटी को हम ईटा से डिनोट करेंगे, और ईटा की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, देखेंगे, ईटा इज इक्वल टू, अभी मैं आपको बता दूं कि हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, चलो बेटा जल्दी क्लास में आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, बैठे जल्दी, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और नोटबुक निकालो अपना, एकदम प्रेजेंस के साथ समझो, ये ना बकलोली मत करो, नीचे बैठ जाओ तो भेज दें, ठीक। तो ईटा से डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, ईटा से। देखो भाइयों क्या करना है कि सबसे पहला काम है जो एनसीईआरटी में क्लास 11th की जो बैक मतलब अपेंडिक्स में एक तरीके से आपको डायमेंशन दे रखी है, वही डायमेंशन हमने याद करनी है, और उन्हीं डायमेंशन को हम अप्लाई करेंगे, वो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको फिर भी अलग से एक स्लाइड में जो मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सब आपको बता दूंगा। अभी देखते हैं कि ईटा की डायमेंशन कैसे निकालें, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, देखो ऊपर आपका प्रेशर लेना है, क्या लेना है, प्रेशर, और नीचे रखना है वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसके आगे भी ग्रेडियंट लग जाए, क्या लग जाए, ग्रेडियंट, उसको बस डिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ता है, किससे, डिस्टेंस। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू प्रेशर, P4 आपका क्या है यहाँ पे, प्रेशर है, और अपोन में ये है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहां से एक बात है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो क्या होगा, तो वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है,
ऐसी भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ऐसे आए हुए भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, ये यूपी पीजीटी में 2016 में, और ये यूपीएससी प्री में 2007 एक दो बार, मतलब काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखें तो क्या करना है, ईटा इज इक्वल टू आपका प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और अपॉन में वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस, क्लियर। वेलोसिटी की मल्टीप्लाई एरिया से, डिस्टेंस की मल्टीप्लाई फोर्स से। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ईटा इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन में एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स का होता है m1 L1 T माइनस 2 इंटू में आपका लेंथ 1, और एरिया है तो L की पावर 2, और जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस टाइम का माइनस 1, इजी। चलिए अभी डिस्टेंस से डिस्टेंस को उड़ा देते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात है। एक टाइम से एक टाइम कम कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। और एक लेंथ से एक लेंथ, तो ये ऊपर जाएगा माइनस का, तो m1 L माइनस 1 T माइनस 1। चाहे तो आप इसे याद भी कर सकते हो डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होगा, m1 L माइनस 1 T माइनस 1, ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है। ईटा इज इक्वल टू m1 L माइनस 1 T माइनस 1, बिल्कुल सही बात है। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, अभी आप लोग लर्निंग स्टेज में है, मतलब चीजों को सीख रहे हैं, अप्लाई करेंगे। जब मैं इसकी एक टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, उसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेंगे। बस आप कंटिन्यूअसली चैनल को ज्वाइन करें और लगातार क्लासेस को लेते रहें। जब तक एग्जाम फॉर्म कब आएंगे, कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या प्रोसेसर उसके अंदर चल रहा है, सारी अपडेट आपको चैनल पे मिलती रहेगी। ये डे 1 में हम चीज स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पहला ही दिन है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके चले, क्लियर है। सभी जितना भी सिलेबस कंप्लीट 9th 10th की मैं एनसीईआरटी पैटर्न से सारी चीजें करा के आपको चलूंगा। आइए देखते हैं सभी भाई लोग। तो हमारे पास डायमेंशन आ गई m1 L माइनस 1, और ये है T माइनस 1, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात ये भी देख लेते हैं साथ साथ कि सर विस्कोसिटी होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली फ्लूइड के अंदर लगने वाले फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कस। फ्लूइड के अंदर अगर एयर में लग रहा है, वो भी आपकी विस्कोसिटी होगी, क्योंकि एयर और जो लिक्विड है, एयर या वाटर आप जो लिक्विड बोल सकते हैं, वो दोनों ही आपके फ्लूइड में आते हैं। लेकिन अगर सॉलिड में लग रहा है कोई फ्रिक्शन, सॉलिड में कोई फ्रिक्शन, तो वो सिंपल फ्रिक्शन है, क्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोले तो विस्कोसिटी क्या होता है, आप कह सकते हो ये एक फ्रिक्शन है। क्या है ये, फ्रिक्शन इन फ्लूइड, इन फ्लूइड्स, मतलब फ्लूइड में लगने वाले फ्रिक्शन को आप विस्कोसिटी बोलते हैं, और जो उसको रिप्रेजेंट करता है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट शब्द जिसके आगे भी लग जाएगा, कोफिशिएंट शब्द जिसके भी आगे लग जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो नेचर ऑफ मटेरियल पे की बात कर रहा हूं, नेचर ऑफ मटेरियल की, तो कोफिशिएंट उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आइए। उम्मीद करता हूं आपको एक एक लाइन अच्छे से क्लियर हो रही है। कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम यूनिट, आपको देखना है इनमें से किसकी यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है। क्वेश्चन पीजीटी 2016 और 2019 के एग्जाम में भी आया हुआ है। अब दो ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन डायमेंशन में से ऐसा मिलना ही है जिसमें सेम पूछेगा कि इन दोनों में से सेम किसकी है कि नहीं। आइए तो अभी चेक करते हैं। देखो फोर्स और वर्क, ये तो हो नहीं सकता, बेसिक सी बात है, क्योंकि फोर्स किसके अंदर आता है, वर्क के अंदर। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मामला यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक, आगे चलेंगे। जो प्रेशर है वही स्ट्रेस है, ये आप लोगों को पहले से पता है। प्रेशर ही क्या है, स्ट्रेस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी मुन्ना, स्केलर। और स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, कैसी है, टेंसर क्वांटिटी। डिफरेंस इनमें काफी सारे हैं, लेकिन टेंसर और वेक्टर जो होते हैं ना, देखो अगर आप टेंसर क्वांटिटी की बात करें तो उसमें आपकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती। मान लो जैसे किसने पौवा पी लिया और वो शराबी चल रहा है, चल रहा है, वो किधर चल रहा है पता है, जाना तो घर ही है, हमें पता जाएगा घर, लेकिन चल किस तरीके से रहा है, उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई ना हो, वो आपकी टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर डायरेक्शन पक्की है, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कि कमांडो चलते हैं, आर्मी वाले चलते हैं, ऐसे ऐसे सीधे चलते हैं एकदम, तो वो क्या है, वो आपकी, वो कैसी हो जाएगी,
वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और जो वेक्टर एडिशन लो भी ओबे करते हो। चलो कोई नहीं, यहां क्लियर हो गया कि सर इन दोनों की सेम है। प्रेशर और स्ट्रेस कैसे होते हैं? सेम। ऐसे बहुत सारे नाम मैं एक दो आपको बता के देखूं। अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन और साथ साथ फ्रीक्वेंसी, साथ साथ फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कैसी होती है? सेम डायमेंशन होगी। कैसी हो जाएगी? सेम डायमेंशन। ऐसे बहुतों की आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे, कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। जो बच्चा स्मूथली, सॉरी जो बच्चा नहीं, जो बंदा आग लगा के मतलब पूरी बिल्कुल सब चीज को अलग रख के, सारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के डेडिकेशन से मेहनत करेगा, वो ही इस बार का सिलेक्शन लेगा। क्योंकि मान के चलिए काफी टाइम बाद ये वैकेंसी आ रही है, सुनहरा मौका है, इस बार लपक लो, वरना समय गुजरता जा रहा है। आसपास पड़ोसियों के ताने, और जो महबूबा महबूबा जो जा चुकी वो जा ही चुकी है, समझे ना? तो दिल लगा के पढ़ाइए, पढ़ाई करिए, समझे ना? महबूब भी और महबूबा भी सभी शिद्दत से पढ़ेंगे, ठीक है भाई लोग? चलो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल कांस्टेंट ऑफ वैंडर वॉल्स इक्वेशन। वैंडर वॉल इक्वेशन का डायमेंशन कांस्टेंट पूछा है, और डायमेंशन कांस्टेंट ए पूछा है। आपको पता है ए शेप और साइज के लिए बात करता है। इसके लिए शेप और साइज के लिए वॉल्यूम की बात करेगा ए। इसकी बात करेगा वॉल्यूम की। तो ध्यान रखना L6 होगा इसका डायरेक्ट। जो ए है वो किसके लिए बात करेगा? वॉल्यूम के लिए बात करेगा। क्लियर? और अगर बात करें ए स्क्वायर फॉर्मूले में होता है, और ए बोले तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, और v की पावर L3 और इसका स्क्वायर, तो L कितना होगा? 6। डायरेक्ट बात याद रखने की है। आपसे आइडल गैस इक्वेशन पूछे या वैंडर वॉल गैस इक्वेशन पूछे, दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट आपको याद रखने। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर ए और बी आप लगा दोगे, ए बात करता है शेप और साइज की, और बी बात करता है जो एटम आपने लिए हैं उसकी। वो आप डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर करके चलेंगे। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो भैया, फॉर्मूला दे रखा है वोल्ट इंटू चार्ज अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। तो V इंटू क्यू अपॉन में टाइम पूछ रहा है कि भैया ये फॉर्मूला किसके बराबर है? फॉर्मूला किसके बराबर है? तो वर्क अपॉन टाइम पावर हो गया है यार, ये तो छोटे से बच्चों को भी होगा। ये 2016 पीजीटी और 19 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपके बेसिक क्लियर हैं और चीजों को आप समझ पा रहे हैं, समझे? क्लासेस चलती रहेंगी, अभी बस मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास लेके आ रहा हूं, साथ साथ थ्योरी क्लास रहेगी। बस चैनल से आप लोग जुड़े रहे, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस के लिए। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट और डेली क्लास आपको रेगुलर चलते हुए मिलेगी। बस जुड़े रहिए, ठीक है सभी लोग? आइए, तो वोल्टेज इंटू चार्ज बोले तो वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज होता है। सर ये कैसे बना? अरे वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज होगा। वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यहां से चार्ज की मल्टीप्लाई वोल्ट में करें तो आपको वर्क मिलेगा वोल्ट इंटू क्यू। ओके, वर्क मिल गया। अब वर्क को किससे डिवाइड करना है? टाइम से, और वर्क अपॉन टाइम आपका पावर होगा बच्चों। क्या होता है? पावर। चेक करो कि यहाँ पे कहीं पावर है। हाँ जी सर, इसमें पावर दिख रहा है, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट बोले तो h, प्लांक्स कांस्टेंट की एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मोई, मोई बोले तो I या MI इसको बोलते हैं मोई, की डायमेंशन में क्या होगी? तो प्लांक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको पता होगा जहां पर भी मोमेंट आता है, क्या आता है मुन्ना? मोमेंट। तो घूमने की बात हो रही है, कोई भी मोमेंट की बात हो, किसकी बात हो भैया? तो वह किसकी बात होती है? घूमने की। अगर कोई चीज घूम रही है तभी तो उसमें क्या आएगा? मोमेंट आएगा। सब चीज घूम रही है ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमें देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया है मास से रिलेट करता है। किससे? मास से। बराबर नहीं है लेकिन मास से रिलेट करता है। तो आपने रेडियस ऑफ गायरेशन भी पढ़ी होगी। मैं आपको बता दूं हल्की सी बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोई, कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे, कोई लैमिना अपनी एक फिक्स एक्सिस पे रोटेट करे, कोई लैमिना अपनी एक फिक्स एक्सिस पे रोटेट करे, तो उसकी जो रेडियस होगी गायरेट करने की,
क्या करने की? गायरेट करने की। तो उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं? चिल्लर पार्टी। चिल्लर पार्टी तो नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे भाइयों। ओके, अब मास तो इसके पास होगा ही ना, इसके पास क्या होगा? मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। क्या होगा? एम आर स्क्वायर। क्लियर? एम मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास, और घूमना वो कितना दूर घूम रहा है, गायरेट कितना दूर कर रहा है। जितनी रेडियस ज्यादा होगी उतना उसका गायरेशन कैसा होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एम आर स्क्वायर। जैसे पंखा घूम रहा है या कोई हमारे पास कोई डिस्क है, हम डिस्क को घुमा रहे हैं, तो डिस्क कितनी बड़ी है उसका गायरेशन उतना ही ज्यादा होगा। एम आर स्क्वायर, एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। प्लांक्स कांस्टेंट हम जानते हैं, ये एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब एनर्जी इनटू टाइम क्या होगा आपका? एच हो जाएगा प्लांक्स कांस्टेंट। इसका रेशो पूछा है। क्या पूछा? रेशो एच इज इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम और एम डॉट आई। एक सेकंड, ये चीज चेक करना जरूरी है भाई। ऊपर प्लांक्स कांस्टेंट रखना है, ध्यान देना। ऊपर क्या करना है? प्लांक्स कांस्टेंट, और नीचे क्या रखना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चीज उल्टी नहीं होनी चाहिए, वरना कुछ और नया फॉर्मूला बन जाएगा। चलो ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया। टीईटी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए ध्यान देंगे, चलिए ध्यान देंगे। तो करना क्या है? एच ऊपर रखना है, मोई नीचे रखनी है। आइए, इज इक्वल टू एनर्जी इंटू टाइम, एनर्जी इंटू टाइम अपॉन में मोई क्या है? एम आर स्क्वायर। सभी की डायमेंशन पता है हमें, क्या होगी? m1l2t माइनस टू इंटू टाइम। आपको एनर्जी की याद रख लेनी है। डायमेंशन m1l2t माइनस टू, और t की वैल्यू कितनी है? 1 अपोन में कितना है? m1 और l की पावर 2 कैंसिल आउट। एक टाइम से टाइम गया, t माइनस 1 बचा। ये फ्रीक्वेंसी होगी भैया। t माइनस 1 क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी है? चेक करेंगे, ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी है क्या? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे स्मूथली सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन करके चलेंगे, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन? फिर से सेम क्वेश्चन, टीजीटी 2001। भाई मैं आपको, मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी मैं आपको तरीके से बता के चल रहा हूं, भाई ये जो है प्रैक्टिस करके जाना। टाइम बहुत कम मिलेगा आपको, आप वहां प्रॉपर सोल्व नहीं कर सकते हो। इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा सोल्यूशन कर ले पूरे क्वेश्चन का। तो हम पहले से याद करके रखेंगे। मैंने एक अलग से स्लाइड बना रखी है, वो मैं डे 2 में सबसे पहले स्लाइड है कि कौन से इक्वल डायमेंशन की है और किन डायमेंशन को हम यूज कर सकते हैं। यहां से आपको एक क्वेश्चन फंसना बिल्कुल एकदम से फंसेगा वहां से एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन? किसकी डायमेंशन सेम होगी? देखो, प्रेशर और ये हो गया हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसमें टाइम नहीं होता, इसका मतलब ये तो आएगा ही नहीं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? अरे प्रेशर में भाई टाइम होता है, प्रेशर में क्या होगा? टाइम। लेकिन डेंसिटी में टाइम नहीं होता। आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की डायमेंशन m1l1t माइनस टू, और टाइम आ गया, तो इनकी तो सेम होने से रही। आगे चलेंगे। पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये आपकी एनर्जी एंड एनर्जी। जो पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगर आप निकालना चाहो तो आप यहां से निकाल सकते हैं। जी ई m1m2 अपॉन में r, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, इसमें आर स्क्वायर नहीं आता। अगर आप इसमें आर स्क्वायर लगाएंगे तो फोर्स बन जाएगी। क्या बनेगी? फोर्स। ठीक, आगे देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा? m1, ये सॉरी m2 या ऐसे g की भी निकाल सकते हैं, रिलेट कर लेते हैं। एनर्जी को भी देख लो एक बार। एनर्जी, एनर्जी आपके पास होता है एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सेम नजर आ रहा है मुझे तो। सेम कैसे? अगर मैं फोर्स लिख दूं जी m1m2 अपॉन में d का स्क्वायर इंटू में d, एक से कैंसिल आउट, तो जी m1m2 अपॉन में d आ गया। सेम जी m1 अपॉन में d मतलब r, तो मुझे इक्वल दिख रहा है। सारा गेम फॉर्मुलों का और आपको तरीके समझने का है, मतलब यही इसका आंसर होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एनर्जी आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगली चीज देख लेते हैं। स्ट्रेस तो प्रेशर होता है, आपको बताया थोड़ी देर पहले। स्ट्रेस क्या होगा आपका? प्रेशर। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन स्ट्रेस आपका क्या होगा? प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर है? ऑल क्लियर? ठीक, किसके इक्वल? प्रेशर।
बात करें इम्पल्स की, भैया इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होगा और मोमेंटम क्या होगा, फोर्स अपॉन में टाइम। ये दोनों अलग अलग चीज है। मोमेंटम होगा फोर्स अपॉन में टाइम और इम्पल्स होगा फोर्स इनटू टाइम। क्लियर? तो ये तो नहीं हो सकते, आपको ऑप्शन बी ही क्या है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सिखाया था कि भैया जो एप्पल है उसे एप्पल में जोड़ना होता है, एप्पल को आप बनाना में नहीं ऐड कर सकते। ठीक, आपको एप्पल किस में जोड़ना पड़ेगा, एप्पल में जोड़ना पड़ेगा। ये आपका 2016 यूपी पीजीटी 2016 और जनरली 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, देखते हैं क्या है सीन। द डिस्टेंस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, ट्रेवलिंग बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, कितने टाइम में टी, इज गिवन बाय इतना, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन में ए। हमें यहाँ ए की और बी की डायमेंशन निकालनी। एक बार कॉन्सेप्ट फिर से समझ लो, लेंथ को आप लेंथ में ही जोड़ सकते हैं, लेंथ को लेंथ से ही माइनस कर सकते हैं। क्लियर? लेंथ को लेंथ में ही जोड़ सकते हैं और लेंथ से लेंथ को ही माइनस कर सकते हैं। ठीक, लेकिन लेंथ को आप मास से डिवाइड कर सकते हैं या लेंथ को आप मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की जो डायमेंशन है उनकी मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो, लेकिन आप सेम तरह के डायमेंशन को ही ऐड करेंगे और सेम तरह के डायमेंशन को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो यहां से हम समझ रहे हैं कि जो ए है ये पक्का किसके इक्वल होगा, ये पक्का डिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि सेम तरह की डायमेंशन ही ऐड हो रही होगी। जो डायमेंशन ए की है वही डायमेंशन बी टी स्क्वायर अपॉन ए की होगी, और इसका मतलब ये इक्वल है तो ए की डायमेंशन डिस्टेंस की इक्वल, ये तो पक्का हो गया। सही है। अब आप चेक करो ए की वैल्यू एल के बराबर कहां दे रखी है। अब जिस ऑप्शन में ए की वैल्यू एल के बराबर हो वो ठीक हो सकता है, लेकिन यहां क्या देखे, ये भी एल मिल गया एक, ये भी एल मिल गया, सही तो धोखा हो गया। अब ये दो तो हो नहीं सकते, ये दोनों तो हो नहीं सकते, इनको एलिमिनेट कर दो। और वहां एग्जाम में बैठ के अगर तुम इस पढ़ाई नहीं करोगे सीरियसली, इस तरह बीच में लेक्चर छोड़ के जाओगे, तो वहां फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते रहना, काम नहीं चलेगा। अभी तक बहुत लेट वैकेंसी आई है मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि सभी का सिलेक्शन हो और मेहनत करके सब लोग वहां तक पहुंचे। तो पूरी सीरीज में जुड़े रहिए इस तरीके से और क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करिए बढ़िया से। देखो अभी बी की डायमेंशन भी निकालनी, बी की क्या होगी भाई, ए की तो हमें एल मिल गई, ए की क्या होगी एल, और अब उठाएंगे बी टी स्क्वायर अपॉन एल, और एक एल पहले से है, इसको भी तो एक्स के इक्वल रखना है। ये तो चीज है, ए को एक्स के इक्वल रखा, ए इज इक्वल टू एक्स, तो ए की डायमेंशन क्या होगी एल हो गई, ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल। ध्यान देंगे बात में, ए की डायमेंशन आपकी L1 हो गई। मुझे यहां से निकालना है एक्स कितना है L, और ये कितना है बी टी स्क्वायर अपॉन में L, या L की मल्टीप्लाई करेंगे तो L का स्क्वायर, T को लेके जाएंगे T माइनस 1, ये आपका B बन गया है, इसका सॉरी T माइनस 2। तो ये आपका जो ऑप्शन है A वाला ठीक है, B वाला गलत। समझे कैसे करना है? ओके, ध्यान देंगे। तो हमारा ये भी क्वेश्चन डन हो गया। आगे चलेंगे, ये जो चीज सिखाई है उसे आपको ध्यान रखना है कि सेम तरह की डायमेंशन सेम तरह की डायमेंशन में ही जुड़ेगी। ये तो भाई मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये जब मैंने मेंस और एडवांस क्वालिफाई करे 2014 और 15, ये उस टाइम भी क्वेश्चन आया था। 2013 मेंस में क्वेश्चन था, एडवांस में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा होगा डेफिनेटली, जो इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी का आपको फिजिक्स का साइंस वाले पार्ट में जो फिजिक्स वाला पार्ट आपको मिलेगा, उसमें आपको पीवाईक्यू उठा के देख लेना, मेंस 2020 के बाद के 2025 तक के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं टकराएंगे, सिमिलर क्वेश्चन उठ के आएंगे। ऐसा भी री नीट का एग्जाम अभी हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें क्वेश्चन एटम की उस पे था कि नंबर ऑफ एटम और एंगल ऑफ स्केटरिंग में आप ग्राफ बनाइए, जो कि हमेशा हाइपरबोला ही बनता है। सेम क्वेश्चन पहले पूछा गया था, जो कि अभी एलटी ग्रेड वाला क्वेश्चन हुआ, उसमें मतलब क्वेश्चन मिक्स होकर आते हैं। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए बस, 70% आपका सेटअप वहां से डन होगा, और साथ साथ थ्योरी भी कवर होती रहेगी। आगे देखेंगे, द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसे तो रट लो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई ये चीज, शायद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका स्क्वायर 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, टीजीटी 2004 में भी आया क्वेश्चन ये, और मैं आपको दिखाता हूं
ये और हमसे कहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमसे कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमसे यहां भी पूछा गया है। देखिए ये आपका यूपी पीजीटी 2016 में आया है, 2019 री एग्जाम में, और ये आपका 2016 टीजीटी में पूछा गया है। 2003 आपका यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है। अब समझिए कितना जरूरी क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा, लाजवाब होगा। समझ रहे हो बात को? चलिए आगे चलेंगे। तो इसका आंसर मैंने आपको क्लियर कर दिया है, सी स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 × ε0। क्लियर है? तो या तो आप इसको यहां ले जाइए, सी स्क्वायर को नीचे, बनेगा तो यही ना, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया आ जाओ। एरिया दे रखा है ए, वेलोसिटी वी और डेंसिटी रो आर टेक एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला और फोर्स। आपको फोर्स को कोई फॉर्मूला निकालना है, फोर्स का कोई फॉर्मूला निकालना है। ठीक, वो मेरी बोतल में पानी लेके आना, फिर उधर रखियोगे यहाँ पे फिटिंग एरिया में। चलो आगे देखिए। इफ एरिया ए, वेलोसिटी वी और डेंसिटी रो आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, फोर्स का। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप यहां से डेंसिटी डाल सकते हैं, मास में क्या डाल सकते हैं, डेंसिटी। चलिए, और एक्सेलरेशन से आप क्या डाल सकते हैं, वेलोसिटी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, वेलोसिटी। किस तरीके से, देखो फोर्स, मास होता है आपका, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का ही फॉर्मूला होता है रो, रो इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। क्लियर हो गया? रो इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करेंगे एम इज इक्वल टू रो इंटू वी, एम इज इक्वल टू रो इंटू, तो यहां आप लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम। चलिए, और एक्सेलरेशन में आएगा वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये v यहाँ पे वेलोसिटी है, ध्यान देना, ये v आपकी क्या है, वेलोसिटी, और नीचे क्या है, टाइम। हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया वॉल्यूम। तो मैं कर सकता हूं F इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम मतलब L की पावर 2, एक L को जिंदा छोड़ देता हूं, और अपॉन में टाइम, इंटू में फिर से वेलोसिटी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम फिर से क्या हो गया, वेलोसिटी। तो फोर्स इज इक्वल टू रो, ये आपका एरिया, लेंथ का स्क्वायर मतलब एरिया, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर। चेक करेंगे क्या ऐसा कहीं लिखा है, क्या कहीं लिखा है, वेलोसिटी रो इंटू एरिया, जल्दी चेक करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल डेफिनेटली लिखा है। थैंक यू। क्या लिखा है, देखो रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या आपको क्लियर हुआ कैसे बनाए, ध्यान से देख लेंगे एक बार सभी लोग, क्या आपको क्लियर हो गया? एक बार फिर समझ लेते हैं। जो क्वांटिटी, देखो सिंपल है, जिसकी डायमेंशन आपको बनानी है उस फॉर्मूले को पहले आप लिख लीजिए। ठीक, बेटा मत पढ़ो इन चक्करों में। हम्म, कोशिश तो बहुत कर रहे हो जानने की, है भाई ऋतिक, पकड़। नहीं तू जान नहीं पाओगे, साले पढ़ाई पे ध्यान दे ले। चलो भैया ध्यान देंगे यहाँ पे फिर से, भाई भाई लोग सभी लोग जुड़ेंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हमने डेंसिटी के रेस्पेक्ट में लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको डेंसिटी लानी पड़ेगी। हमने डेंसिटी लेकर आए और हमने एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम में तोड़ दिया। किसमें तोड़ा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम में। फिर यहाँ जो ये वॉल्यूम है, ये यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब होती है, क्योंकि 3 बार उसमें लेंथ का यूज होगा, L3 क्या हो गया, L3, एल स्क्वायर और एल अपॉन टी, तो ये सिंपल हो गया है रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। तो मतलब आपकी फोर्स का फॉर्मूला बन गया है रो ए वी स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, आपका ऑप्शन ठीक है फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, अभी टाइम है अपने पास। सीरीज को हम ऐसे स्लोली स्लोली धीरे धीरे लेके चलेंगे। डेली क्लास होगी, डेली। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज, और अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले को, जिनका भला चाहते हैं, उन सभी को शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो चीजें अच्छे सीखेंगे। वैसे इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास होने वाली है, हिंदी मीडियम भी कोशिश आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सीबीएसई आईसीएससी बोर्ड से जुड़े हुए हैं या जो इंग्लिश पैटर्न में पढ़े हुए हैं, उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। ठीक, आगे देखेंगे।
द इक्वेशन ऑफ द स्टेट सम गैस इज एक्सप्रेड, तो ये आपको वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, तो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन ए अपॉन में वी का स्क्वायर, ए अपॉन में ओहो ए अपॉन में वी का स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक, वॉल्यूम वाला मैं चेक कर लूं क्योंकि हल्की सी भी गलती दिक्कत बना सकती है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ओके इस वाले पार्ट में थोड़ी मिस्टेक है, चेक करेंगे एक सेकंड, ये मैंने शायद सिर्फ वॉल्यूम ही रख लिया है ना, इसमें मैंने प्रेशर को इन्वॉल्व ही नहीं किया, एक सेकंड दोबारा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते देखेंगे, ध्यान देंगे फिर से, जो ए है ये एक्चुअली P इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई नहीं, मैं समझ आता हूँ सबसे ठीक है, तो ये वॉल्यूम की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, बनेगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, प्रेशर मतलब होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, मतलब L-1, तो ये बनेगा M1 L-1 और T-2 और वॉल्यूम है तो L की पावर 6 इज इक्वल टू ए कम करेंगे M1 L5 T-2 इज इक्वल टू ए, ये आपकी डायमेंशन होने वाली है, क्या करेंगे M1 L5 और T-2, ये बेसिकली इसका आंसर था, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, M1 L5 T-2 ए की यहाँ पे डायमेंशन होनी, क्लियर है, चलो फिर से वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ी मिस्टेक्स होती रहती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में इसके लिए कोई बख्शीश नहीं होगी, नंबर तुरंत कट जाए, ठीक, ध्यान देंगे, आइए आगे, तो अब यहां से क्या कह रहा है वो, P is pressure, V is volume, T is the absolute temperature, A, B, R आर कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ ए निकालनी है, जस्ट अभी हम निकाल के हटे, डायमेंशन ऑफ ए जस्ट अभी हमने निकाला है, ये ऑप्शन इसका ए, बिना टाइम वेस्ट करे आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वॉट आर एनर्जी है, आपको पता है, ये तो बहुत बेसिक है, क्या है एनर्जी, कितना एनर्जी होता है देख लो भैया, वॉट आर, एक घंटे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 60 इंटू 60 वॉट सेकंड, जो कि आपकी जूल होती है, क्या होगी आपकी जूल, 6 इंटू 6 36, 2 बार 0, चलिए, और ये बनेगा 3.6 इंटू 10 की पावर 3 आपका ऑप्शन होना चाहिए, कहां है चेक करेंगे, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज, डेंसिटी आपको दे रखी है 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द डेंसिटी इन एसआई यूनिट, अब एसआई यूनिट मतलब कन्वर्जन है, कैसे, ग्राम आपको दे रखा है, नीचे सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, इसमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, देखेंगे मुझे ग्राम से किलोग्राम बनाने में क्या देना पड़ेगा, 10 की पावर -3 देना पड़ेगा, है कि नहीं, क्या देना पड़ेगा 10 की पावर -3, क्योंकि 1000 है, ठीक है, ओके, और सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए 10 की पावर -2, लेकिन क्यूब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्यूब, यहां पे ध्यान से देखोगे अगर तो क्यूब लगा हुआ है, तो -6 चलेगा, कितना चलेगा, -6, कह सकते हैं 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और बचेगा 10 की पावर 3 kg अपॉन में मीटर क्यूब, मतलब 13 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 की पावर 3 से, तो आपका ऑप्शन बी कैसा होगा, करेक्ट होगा, कुछ ज्यादा ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर एक्टिव रहे, एग्जाम हॉल में जाके बुद्धि थोड़ी सी खराब हो जाती है, मान सकता हूँ इस बात को, लेकिन हमें फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा, पूरे पेशेंस और शांति के साथ हम लोग प्रिपरेशन करके चलेंगे, जल्दी जुट जाए, जितने भी लोग हैं सबको शेयर करेंगे, और न्यूटन सिलेक्शन जो चैनल हमने बनाया है, फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस रेगुलर हमारी चल रही है, काफी बैच चल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑनलाइन भी चीजें अच्छी हो, ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी, क्या हीट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट, वही क्या है, हीट कैपेसिटी, ये दो तरीके की होती है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर एक होगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन करा, आपको ट्राई करना पड़ेगा खुद से, लेटेंट हीट वाले कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ये बेस है सेम, अपॉन में टेम्परेचर ले लेना है, चलो मैं फॉर्मूला भी आपको हिंट में दे दूं,
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ये आप फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। सी आपका कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट, कौन सा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, कौन सा होगा, स्पेसिफिक कांस्टेंट। आप यहां अप्लाई इसे कर सकते हैं। निकाल के इसका मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे आंसर, सभी लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपल्स का फॉर्मूला है इंपल्स। अब इंपल्स होता क्या है, आवेग, आवेग होता है इंपल्स, है ना आवेग। ओके, अगर आवेग मेरी वीडियो देख रहा है तो उम्मीद करता हूं कि आवेग समझ रहा होगा कि इसको इंपल्स बोलते हैं। अगर आप दो बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेस एक साथ लगाएं, क्लैपिंग करेगा अगर आप ऐसे, या कहीं मच्छर घूम रहा है उसको ऐसे मारे, तो या दो कार बहुत तेज से आके बूम ऐसे फट जाए, तो बहुत लार्ज अमाउंट की फोर्स अगर बहुत कम टाइम के लिए लगे, बहुत लार्ज अमाउंट की फोर्स अगर बहुत कम टाइम के लिए लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपल्स। सिंपल है, फोर्स इनटू टाइम, आई इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ये आपका हो जाएगा इंपल्स। क्लियर, आगे चलेंगे। अब फोर्स के डायमेंशन आपको पता है, m1 l1 t माइनस टू और इंटू में t1, टाइम है तो t1 एक कम होगा, m1 l1 t माइनस वन आपकी डायमेंशन होगी। आप चेक कर सकते हैं कहां पर है, m1 l1 t माइनस वन, ये आपको ऑप्शन डी। टीरीटी 2013 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। बेसिक से क्वेश्चन आएंगे उठ के, ऐसे टफ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, न्यूटन, भाई न्यूटन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, न्यूटन की बात हो रही है। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर, बहुत डायनों के बराबर है एक न्यूटन कितनी डायने आ जाए, न्यूटन दबता नहीं है किसी से, समझे बात को। तो एक न्यूटन 10 की पावर 5 कहां पर है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, इसे याद कर लीजिए। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर, और 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर, किसके, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, टीईटी 2013 का क्वेश्चन है, ये जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएंगे। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ऐसा यूनिट पूछ रहा है भाई। न्यूटन ने कहा था कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, क्या होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी, क्या होता है वो, कैपिटल जी। तो न्यूटन ने क्या कहा कि आप दो ऑब्जेक्ट लोगे तो उनके बीच में, दो ऑब्जेक्ट लोगे, दोनों के पास क्या होगा, मास होगा, क्या होगा, मास। उनके बीच में लगने वाली फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपोन में r स्क्वायर होगी। मुझे जी की ऐसा यूनिट निकालनी है भैया, जी की। तो फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस मल्टीप्लाई में तो मीटर का स्क्वायर, ये मास है दोनों, मास तो के जी माइनस टू, ये आपके पास जी की, कैपिटल जी की डायमेंशन चेक कर सकते हैं। कहां लिखा है सर जी, ये लिखा भैया, ऑप्शन आपका बी हो गया है, जी की डायमेंशन, है ना इजी। ये तो मोहब्बत के साथ चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, हमारे पास है, अ मीटर इज इक्वल टू, एक मीटर कितना होता है भाई, एंगस्ट्रॉम में दे रखी पावर, ये आपका एंगस्ट्रॉम है, क्या है ये, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, साइज ऑफ एटम, क्या होगा, साइज ऑफ एटम 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 1 इंटू 10 की पावर-10 मीटर के बराबर होगा। वो पूछ रहा है, ये एक एंगस्ट्रॉम के बराबर कह रहा है, पूछ रहा है 1 मीटर कितना होगा, तो भाई से प्लस में कर दो, किसमें कर दो, प्लस में। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, 10 की पावर क्या होगी, 10। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ज्यादातर तो लोग सोचेंगे कि यार यहाँ माइनस नहीं है, शायद ही गलत हो गया, लेकिन एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर 10, मतलब 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, 10 की पावर 10, वो प्लस में हो जाएंगे फिर पहले। क्लियर है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लग रही है सब लोग जुड़ रही है। आइए, हाउ आर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n एंड यूनिट u आर फिजिकली रिलेटेड। तो भैया न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट कैसे, दोनों मल्टीप्लाई में होती है, कैसे, मल्टीप्लाई में, मतलब यहां पर कोई यूनिट होगी और n इंटू यू होगा। अगर ये कांस्टेंट मान लिया किसी ने, तो u कहां जाएगा, नीचे, तो 1/u, 1/u कहां पे, अरे कुछ भी नहीं है भैया, इजी है, ये आपका 1/u, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए, क्या कह रहा क्वेश्चन, इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम are used fundamental unit, the dimensional formula for length will be। डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का कितना होगा, लेंथ के लिए पूछ रहा है, और क्या क्या दे रखा है आपको, फोर्स दे रखा है,
एक्सेलरेशन दे रखा है और टाइम दे रखा है, सेम कॉन्सेप्ट है, लेंथ का निकालना है, इसका लेंथ का। सबकी डायमेंशन रख लीजिए या सबके ऐसा फॉर्मूला रिलेट कर लो इसमें दो चीज कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो। F इज इक्वल टू आप एम ए से भी निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए और F इज इक्वल टू मास, F इज इक्वल टू एम ए मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां से इन दोनों में से किसी फॉर्मूले से भी निकालो, इजिली डायमेंशन आ जाएगी। सब लोग ट्राई करेंगे और कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। अब चैप्टर की स्टार्टिंग में जो मेरी थ्योरी वाली क्लास है, अगर आपने वो देखी है तो मैंने आपको बताया था आपको तीन तरह की क्वांटिटीज मिलती है, तीन तरह की यूनिट्स मिलती है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, तीन तरह की आपकी यूनिट मिलेगी। यूनिट्स की बात करें अगर, यूनिट्स ये आपको तीन तरीके से मिल सकती है, तीन तरह की। पहली आपकी होगी, जो फर्स्ट यूनिट होगी वो फंडामेंटल होती है। क्या? फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी? फंडामेंटल यूनिट्स। जो दूसरी है वो आपकी डिराइव्ड होगी, डिराइव्ड यूनिट्स, क्या बोलेंगे उसको? डिराइव्ड यूनिट्स। और जो तीसरी है वो आपकी सप्लीमेंट्री होगी। क्या? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होगी। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? तो फंडामेंटल यूनिट्स को बेस यूनिट भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? बेस यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट को क्या बोलते हैं? बेस यूनिट, जो बेसिक हैं। ऐसी यूनिट्स जो कभी किसी पे डिपेंड ना करती हो, ऐसी यूनिट्स जो कभी किसी पे डिपेंड ना करती हो, उनको हम बेस यूनिट्स बोलते हैं। और ये कभी ड्राइव नहीं की जा सकती किसी से, क्योंकि ये खुद ही पे ही डिपेंड करती है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कह सकते हैं। विच इंडिपेंडेंट on any other unit, on any other unit known as fundamental unit। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट होती है। ये 7 तरह की मैंने आपको पढ़ाई थी। कितने तरह की है ये? 7 तरह की आपको बताई थी। कौन कौन सी चेक कर लेते हैं, कौन कौन सी होती है, इसके टाइप्स 7 होते हैं। देखो भैया, पहला मास टाइम लेंथ, मास टाइम लेंथ, कैंडला, ल्यूमिनस, इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तो इसकी यूनिट हो जाएगी, ऐसा यूनिट। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। करंट क्या हो जाएगा? करंट। टेम्परेचर हो जाएगा क्या? टेम्परेचर। और लास्ट होगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगी। 7 होती है, मास टाइम लेंथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी करंट टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल होती है। अब डिराइव्ड की बात करते हैं। डिराइव्ड कौन सी है? जो इन 7 से मिलके बनती है। जो क्या होगा? इन 7 से मिलके बनेगी। जो इन 7 से मिलके बनेगी वो डिराइव्ड होगी। मतलब डिराइव्ड डिपेंड करेगी किस पे? फंडामेंटल पे। किस पे डिपेंड करेगी? फंडामेंटल पे। कह सकते हैं which depends on the फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे या उनसे ही डिराइव की जाए, उसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। जैसे कि आपके पास वॉल्यूम हो गया। क्या? वॉल्यूम। लेंथ को 3 बार आप यूज करेंगे तो L की पावर 3 होगा। क्लियर? वॉल्यूम में लेंथ कितनी बार यूज की गई है? 3 बार। तो L1 L2 L3 इस तरीके से वो आपको क्या बनेगा? ये डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। जितनी भी आप यूज करते हैं, फोर्स हो गया आपका, या एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी होगी, वो सब डिराइव्ड होती है क्योंकि वो फंडामेंटल से मिलकर बनी। क्लियर? कितनी बना सकते हो? इनफाइनाइट। आप अपनी खुद की यूनिट बना सकते हैं। अगर आपको अपने नाम से कोई यूनिट बनानी है, इन फ्यूचर आप कोई चीज डिस्कवर करें, कुछ बनाए, इन्वेंट करें कुछ बढ़िया, उसकी यूनिट अपने नाम से, जैसे न्यूटन। फोर्स, ताकत, फोर्स बोले तो फोर्स, उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। आगे चलेंगे। अब सप्लीमेंट्री यूनिट, ये एंगल्स को मेजर करती है। ये प्लेन एंगल को और सॉलिड एंगल को मेजर करेगी। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपका होता है भैया, ये होता है स्टेरेडियन। क्या होगा? स्टेरेडियन। और प्लेन एंगल आपका क्या होगा? रेडियन। इसकी यूनिट हो जाएगी। ये सब मैंने थ्योरी वाली क्लास में कवर करा रखा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जीरो से एकदम।
पहले 11th का, फिर 12th का, उसके बाद नियर बाय जब पेपर आने वाला होगा उसके 2 महीने पहले 9th 10th एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बिल्कुल पढ़ के चलेंगे, और फिर हम 1 महीने के बीच में रिवीजन और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सीरीज चलती रहेगी। थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पे मिलेगी। हम भी मेहनत कर रहे हैं, ये सब मेहनत कर रहे हैं, बस इस चीज के लिए कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़ा शेयर करें। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, बस थोड़ा है कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और ऊपर वाला आप सबको भला करे। ठीक है, चले आगे। तो हमने समझ लिया है, अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। तो करंट मैंने आपको बताया, करंट फंडामेंटल का पार्ट है, इसका मतलब करंट आपकी जो होगी वो डिराइव्ड यूनिट नहीं होगी। पीडीटी 2000 क्वेश्चन 2021-11 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। भैया सरफेस बोले तो एरिया होता है, सरफेस बोले तो एरिया, टेंशन बोले तो भैया फोर्स होती है। क्या होती है? फोर्स। क्लियर? किसी सरफेस पर लगाई गई फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, जो सरफेस टेंशन होगी, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होगा फॉर्मूला? फोर्स अपॉन लेंथ। आपका सरफेस टेंशन को एस से डिनोट कर लेते हैं और फोर्स अपॉन में लेंथ इसका फॉर्मूला होता है। आप निकाल सकते हैं, लेंथ हटा दो बस, जिसमें लेंथ नहीं होगी मान लेना वही इसका फॉर्मूला है। फोर्स का तो रट लो भाई, फोर्स का तो बिल्कुल कंठस्थ कर लो, m1L1T-2, और एनर्जी का भी याद कर लो, m1L2T-2। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विस्कोसिटी का भी याद कर लेना, वो भी चांस है कि ज्यादातर पूछ लिया जाता है। चलेंगे आगे। तो इसमें लेंथ नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ये हमारा सी हो जाएगा, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत इसमें है नहीं। ये आपका यूपीएससी प्री 1995 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। यहां आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, ये एमकेएस है, एमकेएस को ही एसआई आप बोल देते हो, एसआई यूनिट आपका एमकेएस ही होता है। देखो भैया, पावर, पावर बोले तो वाट, पावर बोले तो वाट, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो टेस्ला, कौन है? टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स बोले तो वेबर है, कौन है? वेबर। और इंडक्शन बोले तो कौन है? हेनरी। एकदम इजी है। तो देखो डी का क्या है फर्स्ट, डी का फर्स्ट किसमें है गुरुजी? डी का फर्स्ट बी में दिख रहा है, किसमें दिख रहा है? बी में, है ना मजेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है सनी सीरीज में, पर थ्योरी क्लास भी लेना जरूरी है। ठीक है, आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट नहीं है, कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है? देखो भैया, ये है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, वेबर मीटर, ये है फैराडे वोल्ट स्क्वायर, फैराडे वोल्ट स्क्वायर मतलब सी, सी फैराडे हो गया, वी वोल्ट हो गया। ओके, तो ये क्या बन रहा होगा? सी वी स्क्वायर, बिल्कुल ये हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी एनर्जी की यूनिट है बिल्कुल। हेनरी एम्पियर स्क्वायर, हेनरी एम्पियर स्क्वायर, हेनरी इंडक्शन होता है, एम्पियर करंट मतलब एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ये भी है। मतलब आंसर ये होगा, ये आपका आंसर होगा, ये वाली यूनिट नहीं होती किसकी? इसकी। डन। तो ऐसे ही सेशन में जुड़े रहिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सीरीज में कंटिन्यू बने रहेंगे। ये डे 1 था, कल मैं आपको फिर नेक्स्ट पहले थ्योरी, उसके बाद फिर से उससे रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हमारी जो मेहनत हम कर रहे हैं आप उस चीज को समझेंगे। बस ऐसे जुड़े रहिए, भरोसे के साथ अपडेट आपको मिलती रहेगी।